हेलो बच्चों, अपन आज चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसमें अपन क्या है, आरएनए संसार है उसका अध्ययन कर रहे हैं कि आरएनए संसार क्या होता है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके मैंने 6-7 वीडियो डाल दिए हैं। आज एक नया वीडियो डालेंगे आरएनए संसार के अंदर टीआरएनए की संरचना। इसकी टीआरएनए है उसकी संरचना आपको समझाएंगे, टीआरएनए क्या होता है। ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो टीआरएनए के बारे में पहले सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण आरएनए, इसको कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। ठीक है, कई जगह इसको एस आरएनए भी लिखा होता है, यानी सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना टीआरएनए मतलब होता है स्थानांतरण आरएनए। अब पूछा जाता है कि स्थानांतरण आरएनए है, इसका कार्य क्या होता होगा। नाम से ही पता चलता है ये क्या करता है, कोशिका दरों में जो एमिनो अम्ल होते हैं, जो कोशिका दरों में जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको लेके आता है। कहां लेके आता है, एमआरएनए के पास लेके आता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इसका काम होता है स्थानांतरण करना, आरएनए है उसको इकट्ठा करना और लेकर आना। अब समस्या ये आती है स्थानांतरण आरएनए का निर्माण कहां होता है। इसका निर्माण होता है केंद्रक में। कहां होता है, इसका निर्माण होता है केंद्रक के अंदर। स्थानांतरण आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक के अंदर। जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में जब डीएनए का अनुलेखन होगा, जब डीएनए का अनुलेखन होगा तो एमआरएनए भी बनेगा और साथ में क्या होगा, टीआरएनए भी बनेगा। यानी इसका निर्माण होता है केंद्रक में। यह कोशिका के केंद्रक के अंदर बनेगा और केंद्रक से ये कहां आएगा, कोशिका दरों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये कोशिका दरों में आ जाता है। ये कुल आरएनए का 10 से 15% होता है, कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। इसकी ये विशेषता है कि इसमें 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें ज्यादा न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं, ये छोटा आरएनए है, इसमें 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड ही पाए जाते हैं, ज्यादा इसमें न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाए जाते। लेकिन इसमें कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो सवाल बनता है ऐसा कौन सा आरएनए है जिसके अंदर असामान्य न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जैसे आपने एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन देखे, लेकिन इसके अंदर डाईहाइड्रोयूरिडीन क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन है, जैसे इनोसिनिक एसिड है। ये क्या होते हैं, अब सामान्य जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बताओ 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पाए जाते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हॉली। रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने इसका एक मॉडल दिया था जिसका नाम आपको बताना है क्लोवरलीफ मॉडल। यह सवाल भी परीक्षा में आता है कि क्लोवरलीफ मॉडल किसने दिया था। रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट ने इसका क्लोवरलीफ मॉडल दिया था। इसकी संरचना को समझाने के लिए क्या है, क्लोवरलीफ मॉडल प्रस्तुत किया था। इसका एल मॉडल भी दिया गया है, यानी इसका 3 डायमेंशनल मॉडल दिया गया है जिसको अपन कहते हैं एल मॉडल। क्या कहते हैं, एल मॉडल। टीआरएनए लगभग क्या होता है, 60 प्रकार का होता है। टीआरएनए 60 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके प्रकार नहीं होते हैं। सबसे पहले बताओगे टीआरएनए को कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। ये आपको सब समझ में आ जाएगा जब अपन अनुलेखन क्रिया और अनुवादन क्रिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्थानांतरण आरएनए काम कैसे करता है। स्थानांतरण आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है और फिर ये कोशिका दरों में आ जाता है। फिर अपन कहते हैं कुल आरएनए का ये कितने प्रतिशत है, 10 से 15% ये टीआरएनए है। टीआरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब सवाल आता है कौन सा आरएनए है जिसके अंदर असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, वो आपको बताना है टीआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए का जो क्लोवरलीफ मॉडल है उसका निर्माण आपको बताना है रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब अपन एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, टीआरएनए के बारे में बताएंगे। टीआरएनए की 5 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस टीआरएनए की 5 भुजाएं होती है बच्चों। इसकी 5 भुजाएं पाई जाती हैं।
ये जैसे इसमें क्या होता है, ये इसका एक नॉर्मल अपन डायग्राम बना रहे हैं, ये इसका नॉर्मल क्या है डायग्राम है। तो इसमें 5 भुजाएं आपको क्या होगी दिखाई देगी, ठीक है। ये इस तरह से एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और 5 भुजाएं दिखाई देती हैं। अब ये क्या होता है, इसमें 5 भुजाएं पाई जाती है टीआरएनए के अंदर। इसका जो एल मॉडल है, जिसको अपन 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 आयामी मॉडल कहते हैं, 3 आयामी मॉडल दिया था किम नामक वैज्ञानिक था। ये किम नामक वैज्ञानिक ने इसका एल स्वरूप प्रतिपादित किया था, लेकिन इसका क्लोवर लीफ मॉडल है वो आपको बताना रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और ये कृत्रिम टीआरएनए है, उसका भी संश्लेषण खुराना नामक साइंटिस्ट था, उसने कृत्रिम टीआरएनए उसका निर्माण किया था। तो आप बताओगे कि स्थानांतरण आरएनए को सोल्यूबल आरएनए या कई जगह ए आरएनए में लिखा होता है। अब इसका निर्माण केंद्रक में होता है और ये कुल आरएनए का 10 से 15% है। ये इसमें 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, लेकिन कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स केवल इसी में पाए जाते हैं, जैसे इनोसिलिक एसिड है, डाइहाइड्रोयूरिडीन है। रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने इसका एक मॉडल दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल, और इसका 3 डायमेंशनल मॉडल, इसका 3 आयामी मॉडल है, वो दिया था आपको बताना है किम नामक साइंटिस्ट ने। फिर आपको बताना है इसमें 5 भुजाएं होती हैं। अब आपको 5 भुजाओं के नाम बताएंगे। ये जो टीआरएनए है, इसको अपन स्थानांतरण आरएनए कह रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें 5 भुजाएं हैं। ये इसका क्या है 5वां किनारा है और ये 3रा किनारा है, ठीक है। ये 3रा और 5वां किनारा होता है, ये पास आ जाते हैं, क्योंकि कुछ क्षारक युग्म एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। कुछ क्षारक युग्म क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, इसलिए 3रा और 5वां किनारा एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने कि ये क्षारक युग्म क्या है, कुछ अनुपूरक क्षारक युग्म होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है द्विरुजुकी हो जाता है। वैसे ये होता सिंगल स्टैंडिंग। ये इसका क्या है 5वां किनारा है, ये इसका 3रा किनारा है, ठीक है। इसमें लगभग 19 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। टीआरएनए के अंदर 19 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं लगभग। अपने को इतनी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है इसमें कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसमें 5 भुजाएं होती है। ये इसका 5वां किनारा है, ये इसका 3रा किनारा है। 3रा किनारा और 5वां किनारा पास आ गया। अब इसमें क्या होता है, 3रा किनारा है, उस पे सदैव फिक्स नाइट्रोजन क्षारक होते हैं CCA। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से सवाल पूछा जाता है कि इसके 3रे किनारे पर कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, CCA होते हैं। और इसके 5वें किनारा जो गुप्त होता है, उस पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है, गुआनिन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक पहली भुजा होती है, इसको कहते हैं एमिनो अम्ल ग्राही भुजा। इस भुजा का नाम होता है एमिनो अम्ल ग्राही भुजा। इसका काम होता है या एमिनो अम्ल जुड़ते हैं या इस भुजा से आकर क्या होते हैं एमिनो एसिड्स होते हैं वो जुड़ते हैं। तो इसका काम, ये एमिनो अम्ल ग्राही भुजा है, इसका काम होता है एमिनो अम्ल को ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना, जो एमिनो अम्ल है उसको ग्रहण करना। तो CCA नाइट्रोजन क्षारक कौन से सिरे पर होते हैं, 3रे सिरे पर होते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है नेट के अंदर। और 5वें किनारे पर क्या होता है, G नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। अब इसके बाद इसमें दूसरी भुजा होती है, जिसको कहते हैं T-साई-C भुजा। तीसरी भुजा होती है जिसको अपन कहते हैं अतिरिक्त भुजा, जिसको किस नाम से जाना जाता है, अतिरिक्त भुजा के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य कभी तक ज्ञात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भुजा है, इस भुजा का नाम होता है एंटीकोडॉन भुजा। एंटीकोडॉन भुजा, ये एंटीकोडॉन भुजा है। और इस भुजा का नाम है डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा, डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। इस भुजा का नाम होता है डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। तो कितनी भुजा हो गई, 5 भुजा हो गई है। पहली है एमिनो अम्ल ग्राही भुजा, दूसरी भुजा है T-साई-C भुजा, तीसरी भुजा है अतिरिक्त भुजा, चौथी भुजा एंटीकोडॉन भुजा और 5वीं भुजा है डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। ये यहां पर एक डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा होती है, यहां पर एक एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। एमिनो एसिड
सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, बंध बनाने में काम करता है। जब एमिनो एसिड्स का संश्लेषण होता है, एमिनो एसिड्स आते हैं, उसके पश्चात एमिनो एसिड्स के बीच में बंध बनाने का काम ये करता है। इस T-साइट-C भुजा का काम होता है, राइबोसोम है, उस राइबोसोम से जुड़ने में ये सहायता करता है। राइबोसोम्स होते हैं, उससे जुड़ने में सहायता करता है। और ये अतिरिक्त भुजा, इसका कार्य पता नहीं है। एंटीकोडॉन भुजा मोस्ट इंपॉर्टेंट भुजा होती है। एंटीकोडॉन भुजा कोडॉन के अनुपूरक होती है। जैसे कोडॉन है AUG, कोडॉन है प्रारंभिक AUG, तो एंटीकोडॉन A का अनुपूरक होता है U, और फिर U का अनुपूरक होता है A, और G का अनुपूरक होता है C। तो ये एंटीकोडॉन भुजा इस तरह से होती है। ये कोडॉन जो mRNA पे जो कोडॉन पाए जाते हैं, mRNA पे जो कोडॉन पाए जाते हैं, उन कोडॉन के अनुपूरक एंटीकोडॉन होते हैं। यानी जो कोडॉन होते हैं, उन कोडॉन के अनुपूरक एंटीकोडॉन होते हैं। अब जैसे कोडॉन मान लो आपने देखा C है, तो एंटीकोडॉन भुजा पे क्या होगा, G होगा। ठीक है, तो कोडॉन भुजा होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि अलग अलग होती है। ये अलग होगी, इसके आधार पर 60 प्रकार के क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पर एंटीकोडॉन है, मान लो ए, यहां पर कोडॉन A है, तो इसमें एंटीकोडॉन क्या होगा, U होगा। तो इस तरह से एंटीकोडॉन्स होते हैं, वो कोडॉन के अनुपूरक होते हैं। तो ये कोडॉन है और ये क्या है, एंटीकोडॉन है। एंटीकोडॉन किसको पढ़ेगा, कोडॉन को पढ़ेगा और एमिनो अम्ल को लेकर आएगा। तो ये आपको आगे समझ में आएगा, जब अपन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो tRNA को अपन स्थानांतरण RNA कह रहे हैं। इसका काम होता है कोशिका द्रव्य से एमिनो अम्ल को एकत्रित करना। कोशिका द्रव्य है, उससे एमिनो अम्ल को एकत्रित करना, कोशिका द्रव्य से एमिनो अम्ल को एकत्रित करना और mRNA के ऊपर लेके आना। इसका निर्माण कहां पर होता है, केंद्रक में होता है। फिर उसके बाद आपको ये 5 भुजाओं के नाम कंठस्थ याद होने चाहिए। सबसे पहली भुजा है एमिनो अम्ल ग्रही भुजा, दूसरी भुजा है T-साइट-C भुजा, तीसरी भुजा अतिरिक्त भुजा, चौथी भुजा एंटीकोडॉन भुजा, और 5वीं भुजा होती है एमिनो एसिड सिंथेटेज भुजा। इन 5 भुजाओं में आप बताओगे कि भाई इस तीसरी भुजा है, इसका नाम होता है एमिनो अम्ल ग्रही भुजा। ये क्या करती है, एमिनो अम्ल है उसको एकत्रण करती है और लेकर आती है। इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो CCA होते हैं। वैसे ये क्या होता है, ऐसा सीधा होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, अनुपूरक होते हैं, इसलिए पास आके यूं जुड़ जाते हैं। तो ये क्या होती है, ऐसे होती है, लेकिन इसमें कुछ नाइट्रोजन क्षारक आ जाते हैं, एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, इसलिए क्लोवर लीफ जैसी संरचना क्या है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये इस तरह का आकार हो गया है। इस तरह का आकार क्यों हुआ कि नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे के अनुपूरक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन ने tRNA उसका अध्ययन कर लिया है। tRNA बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं और tRNA का ये क्लोवर लीफ मॉडल है, ये एक अलग tRNA है, उसका मॉडल प्रस्तुत किया था, ईस्ट कोशिका के अंदर से इसको संश्लेषित किया था। तो आपको ये बताना, ये जो एमिनो अम्ल ग्रही भुजा है, ये राइबोसोम को जोड़ने वाली भुजा है, T-साइट-C भुजा है। ये जैसे एमिनो अम्ल सिंथेटेज भुजा है, एमिनो अम्ल सिंथेटेज भुजा, डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा, एंटीकोडॉन भुजा, अतिरिक्त भुजा। अब कभी कभी सवाल आ जाता है अतिरिक्त भुजा में कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन इस पूरे के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 75 से 80 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये ज्यादा लंबा डीएनए नहीं होता, सबसे छोटा डीएनए होता है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आरएनए हो गया, tRNA। अब अपन अध्ययन करेंगे rRNA का। अब अपन नेक्स्ट आरएनए पढ़ेंगे जिसको अपन कह रहे हैं rRNA। rRNA को अपन कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। rRNA का पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, rRNA को अपन कह रहे हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको कुछ विशेषताएं बतानी है। ये कुल आरएनए का 80% होता है, यानी ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है,
ये कुल आरएनए का 80% होगा, यानी ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता ये बतानी है कि इसका निर्माण केंद्रक में होता है और केंद्रिका में भी होता है। इसका निर्माण केंद्रक में भी होगा और केंद्रिका में भी होगा। ठीक है, इसका निर्माण केंद्रक और केंद्रिका दोनों के अंदर होता है। फिर आपको नेक्स्ट विशेषता बतानी है, जो ये आरएनए है, ये जो आरएनए है ये 5 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। ये आरएनए 6 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। सबसे पहला है 28S, दूसरा है 23S, तीसरा है 18S, चौथा है 16S, पांचवा है 5.8S और छठा है 5S। ये इतने प्रकार का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे ये राइबोसोम का मुख्य भाग है। राइबोसोम है उसका मुख्य घटक होता है, राइबोसोम का मुख्य घटक होता है। ठीक है, ये राइबोसोम का मुख्य घटक होता है, ये अपने को ध्यान रखना। ये 28S, 23S, 18S, 16S, 5.8S है, ये सब केंद्रिका में बनते हैं। ये सब आरएनए का बनते हैं, केंद्रिका में बनते हैं। लेकिन 5S आरएनए केंद्रक में संश्लेषित होता है, ये ध्यान रखना है। S का मतलब है श्वेत वर्ग इकाई और 1S का मतलब होता है 1 × 10⁻13, यानी कितने समय में इसका औसत अंदर होता है। तो ये राइबोसोम का मुख्य घटक है, ये ध्यान रखना अपने को। राइबोसोम होता है वो किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप बताओगे अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, उसमें 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसके अंदर कौन सा राइबोसोम होगा, उसके अंदर 80S राइबोसोम होता है। 70S की 2 इकाई होती है, एक का नाम आपको बताना है 30S और एक का नाम होता है 50S। 30S छोटी उप इकाई है, 50S बड़ी उप इकाई है। और 80S की 2 उप इकाई होती है, 40S और 60S। ठीक है, अब 30S, 50S, 40S और 60S। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर जो 60S है उसके अंदर 28S आरएनए होता है और साथ में क्या होता है, साथ में अपने 5.8S और 5S आरएनए होता है। और ये जो 40S है उसमें 18S आरएनए पाया जाता है और 50S है उसके अंदर 23S आरएनए और जो 23S के साथ में 5S आरएनए और ये जो 30S है उसके अंदर 16S आरएनए। अब इसमें सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये टेबल याद रखनी है। परीक्षा में सवाल आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में कौन सा आरएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो दोनों के अंदर 5S आरएनए पाया जाता है। आपको ये कॉमन आरएनए याद रखना है। फिर सवाल आता है कि जो बड़ी उप इकाई है 30 और जो बड़ी उप इकाई है 50 और 60, उसमें कौन कौन सा आरएनए पाया जाता है, 23S, 28S, 5S, 5S, 5.8S। ये आपको इसके अंदर याद रखने हैं। ठीक है, कि किसमें कौन सा राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ये अपने मेन आपको टेबल याद करनी है। 28S है, 18S है, फिर उसके बाद ये 5.8 है और ये 5 है। ये 4 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और ये जैसे 23S है, 16S है और 5S है, ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो 6 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। इनका काम होता है जो एमिनो अम्ल श्रृंखला है, एमिनो अम्ल जो होते हैं उसका संकलन करना। इस राइबोसोमल आरएनए का काम होता है एमिनो अम्ल है उसका संकलन करना, यानी एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ना और पॉलीपेप्टाइड चेन का स्थिरीकरण करना। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसको स्थिरीकरण यानी उसका स्थायित्व प्रदान करना, ये इसका काम होता है।
तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आरएनए क्या है। आरएनए कुल आरएनए का 80% है। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आरएनए होता है। इसका निर्माण केंद्रक और केंद्रिका में होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये कहां बनता है, मुख्य रूप से ये केंद्रिका में बनता है। लेकिन एक आरएनए है 5s जो कहां बनता है, केंद्रक में बनता है अनुलेखन द्वारा। अब सवाल आता है ये कोशिका गर्भ में आता है और किसका घटक बनता है, राइबोसोम का। यानी राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोम मुख्य रूप से आरएनए का बना होता है, साथ में कुछ प्रोटीन अणु भी होते हैं। अब राइबोसोम का काम पूछा जाता है तो राइबोसोम का काम अपन सबको पता है कि राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का काम होता है, प्रोटीन फैक्ट्री है ये, राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है, 70s। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है, 80s। एक सवाल आता है, जैसे अपन देखते हैं कि कोशिका में ये राइबोसोम है 70s 80s, इसमें बड़ी इकाई उप इकाई और छोटी उप इकाई का नाम क्या होता है। इसमें बड़ी उप इकाई का नाम होता है 30s 50s और छोटी का होता है 30s। और 80s में दो उप इकाई कितनी होती है, 40s और 60s। अब आपके मन में सवाल आता है, इनको जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है, इनको जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। ये एक्चुअल में क्या है, ये अवसादन गुणांक है। क्या है, ये अवसादन गुणांक है। अवसादन गुणांक क्या होता है कि आप किसी चीज, बड़ी चीज है, इसको नीचे गिराते हो उसमें कितना टाइम लगता है, और इसको अलग अलग टाइम में गिराते हो तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसके आधार पर ये नाम आया है। इसको एक साथ गिराएंगे 80 सेकंड लगेंगे, है इसको गिराएंगे 30 लगेगा, इसको गिराएंगे 40 लगेगा और इसको गिराएंगे 60 लगेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम आया है, इसलिए क्या है कि इसका नाम पड़ गया 80s और इसकी दो उप इकाइयां हैं 40s और 60s। एक s का बराबर होता है 1×10⁻⁻13 सेकंड। ठीक है, तो ये श्वेडबर्ग यूनिट है, ये श्वेडबर्ग यूनिट है। इसका मेजरमेंट किया गया जब नीचे गिरने के आधार पर, अब केंद्र द्वारा जब इसको नीचे गिराया गया तो ये नीचे गिरने में कितना अवसादन में समय लिया, उसके आधार पर इनके नाम पड़ गए। एक आपके पास बड़ा पत्थर है, उसको आप नीचे गिराओ, फिर इस पत्थर के आप टुकड़े कर दो, एक बड़ा टुकड़ा कर दो, एक छोटा टुकड़ा कर दो, इनके गिरने में अलग अलग समय लगेगा। तो ये अवसादन गुणांक इसके अनुसार आया है कि ये पैंडे में आकर कितने समय बाद जमता है। आपने 60s है, उसके अंदर कौन कौन से राइबोसोम है और राइबोसोमल आरएनए उसका आपने अध्ययन किया, 28s, एक 5.8 और एक 5s आरएनए आया, ये इसमें याद रखना है। आखिर इस आरएनए का कार्य क्या होता है, जो एमिनो है उसको संकलन करना, यानी उसको आपस में जोड़ना, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसका स्थिरीकरण करना। हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। तो अपन इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर अगला टॉपिक लेके आए हैं आरएनए संसार। इसके मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं आरएनए संसार के। आरएनए संसार में मैंने टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए को समझा दिया है पूरा। अब जो नया आरएनए लेके आए हैं उसका नाम है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए विसमांगी केंद्रकीय आरएनए। ठीक है, विसमांगी केंद्रकीय आरएनए इसका पूरा नाम होता है। इसको कहते हैं डीएनए जैसा आरएनए, डीएनए जैसा आरएनए, या इसको कहते हैं पूर्व केंद्रकीय आरएनए, पूर्व केंद्रकीय आरएनए। इसके कई नाम होते हैं, डीएनए जैसा आरएनए या पूर्व केंद्रकीय आरएनए। ठीक है, या डीएनए जैसा आरएनए कहते हैं या पूर्व केंद्रकीय आरएनए कहते हैं। ये सबसे बड़ा अणुभार वाला आरएनए माना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे अपन ने देखा, ये क्या है, ये डीएनए है। इस डीएनए का क्या हुआ, अनुलेखन हुआ। इस डीएनए का अनुलेखन हुआ है
और क्या बना है आरएनए। इस आरएनए को कहते हैं एचएनआरएनए। तो डीएनए के अनुलेखन होता है और उससे जो आरएनए बनता है उसका नाम होता है एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए के अंदर दो भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक का नाम होता है इंट्रॉन और एक का नाम होता है एक्सॉन। एक होता है इंट्रॉन और एक होता है एक्सॉन। तो इसमें दो भाग आपको दिखेंगे, एक होगा इंट्रॉन और एक होगा एक्सॉन। इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। ठीक है, तो एचएनआरएनए के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं। अब क्या होता है, आपको पूछा जाता है एक्सॉन क्या है और इंट्रॉन क्या है। तो इंट्रॉन भाग है वो नॉन कोडिंग भाग है। इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग भाग होता है। इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग भाग होता है। इंट्रॉन भाग कैसा होगा, नॉन कोडिंग भाग होगा। और एक्सॉन भाग कोडिंग भाग होता है, यानी इसमें अनुवांशिक कूट होते हैं, यानी इसमें अनुवांशिक कूट होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें अनुवांशिक कूट नहीं होते हैं। तो ये इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग भाग होता है, एक्सॉन भाग कोडिंग भाग होता है। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। कम 5 अक्षर है तो इसमें ज्यादा 5 से ज्यादा अक्षर है, और इसमें भी क्या है 4 अक्षर तो 4 से ज्यादा है, यानी छोटा है तो ये भी छोटा है, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है, ऐसे ध्यान रखना है। तो नॉन कोडिंग भाग होता है वो इंट्रॉन होता है। अब इंट्रॉन भाग हटा दिया जाता है। अब इंट्रॉन भाग क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसको अपन कहते हैं स्प्लाइसिंग, इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया। ये सवाल आता है कि आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया क्या है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया का मतलब ये होता है कि अपन क्या करते हैं, आरएनए होता है जो एचएनआरएनए है उसमें इंट्रॉन भाग को हटा दिया जाता है। एचएनआरएनए होता है उसमें इंट्रॉन भाग को हटा दिया जाता है। ये जैसे अपन ने देखा, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है। इंट्रॉन इंट्रॉन भाग को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और एक्सॉन भाग पीछे बचता है। ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन। तो इंट्रॉन भाग पीछे बचता है, तो अपन इसको कहते हैं इंट्रॉन भाग हटा दिया जाता है, एक्सॉन एक्सॉन पीछे बचता है, इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया। तो आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया क्या है, यानी जो एचएनआरएनए होता है, एचएनआरएनए होता है, एचएनआरएनए होता है, उसमें से क्या किया जाता है, इंट्रॉन भाग को हटाया जाता है, इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया। पीछे बचेगा एक्सॉन एक्सॉन। तो एमआरएनए के अंदर क्या होता है, केवल एक्सॉन भाग पाए जाते हैं। और एक्सॉन भाग कैसा भाग है, कोडिंग भाग है। कैसा है, यानी इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं हैं, इसमें अनुवांशिक कूट है। क्या है, अनुवांशिक कूट है। तो आपको पता चल गया होगा एमआरएनए और एचएनआरएनए में क्या फर्क है। एमआरएनए में केवल अनुवांशिक कूट यानी एक्सॉन भाग पाए जाते हैं। एचएनआरएनए के अंदर ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, इंट्रॉन एक्सॉन दोनों। ये जो एचएनआरएनए आपको दिख रहा है, एचएनआरएनए आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। वो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका यानी सासीम केंद्रीय कोशिका में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ सासीम केंद्रीय कोशिका के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता ये बतानी है, ये केंद्रक में बनता है, ये केंद्रक में बनता है, और फिर इसकी स्प्लाइसिंग होती है और एमआरएनए बनता है जो कोशिका द्रव्य में आता है, और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये जो इंट्रॉन भाग हटाया जाता है इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, और इसके लिए एक अणु की आवश्यकता होती है, उसका नाम होता है स्प्लियोसोम। स्प्लियोसोम, ये स्प्लियोसोम एक ऐसा अणु होता है जो क्या करता है, इस इंट्रॉन भाग को रिमूव करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सवाल आएगा एचएनआरएनए क्या है, तो पूरा नाम है द्विसमांगी केंद्र की आरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए,
ये डीएनए जैसा आरएनए होता है, डीएनए जैसा आरएनए होता है, उसको अपन कहते हैं विसमांगी केंद्र की आरएनए, या ये पूर्व केंद्र की आरएनए के नाम से जाना जाता है। इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों भाग होते हैं। ये सीधा डीएनए से बनता है, डीएनए का अनुलेखन होता है तो एचएनआरएनए बनता है, फिर उसका आगे संसाधन होता है, प्रोसेसिंग होती है, तब एमआरएनए बनता है। अब इसको प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, इंट्रॉन भाग हटाया जाता है। अब अपन कहते हैं कि इसका कोडिंग और नॉन कोडिंग भाग है, उनके नाम बताओ। इंट्रॉन भाग नॉन कोडिंग है, एक्सॉन भाग कोडिंग है। अब इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, स्क्लियोसोम चाहिए, एक विशेष प्रकार का अणु की आवश्यकता होती है, जो होता है स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए। अगला आरएनए अपन पढ़ेंगे वो है। तो बच्चों इस प्रकार एचआरएनए है, एचएनआरएनए है, ये एक्चुअल में क्या है, उच्च आणविक भार वाला, उच्च आणविक भार वाला आरएनए है, यानी इसका अणु भार थोड़ा उच्च होता है। ठीक है, इसको डीएनए जैसा आरएनए भी कहते हैं या पूर्व केंद्र की आरएनए भी कहते हैं। अब अपन कहते हैं कि ये जो एचएनआरएनए है उससे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एचएनआरएनए होगा, उसका संसाधन होगा, वो कहां होगा, केंद्रक में होगा। ठीक है, ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। तो अपन चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 6, वंशागति का आणविक आधार। उसमें अपन पढ़ रहे हैं आरएनए संसार, वंशागति का आणविक आधार। इसमें अपन आरएनए संसार पढ़ रहे हैं। आरएनए एक्चुअल में क्या होता है, आरएनए आपको पता ही है प्रथम अनुवांशिक पदार्थ अणु है, लेकिन ये स्थायी कम होता है, इसने धीरे धीरे डीएनए ने इसका स्थान ले लिया। अब अपन जो आरएनए है उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, मैंने पहले वीडियो बना दिए हैं, उसमें एमआरएनए का पूरा वीडियो बनाया है, फिर उसके बाद टीआरएनए का पूरा वीडियो बनाया है, फिर उसके बाद तीसरा आरएनए है, आरआरएनए का पूरा वीडियो बनाया है, फिर उसके बाद चौथा है एचएनआरएनए, उसका पूरा वीडियो बनाया है। अब अपन पांचवा आरएनए पढ़ेंगे, एसएनआरएनए। ठीक है, यानी ये क्या है, ये आपको बताना है लघु केंद्र की आरएनए है, इसको अपन पढ़ेंगे। ये भी एक काम का आरएनए है, लघु केंद्र की आरएनए। ठीक है, लघु केंद्र की आरएनए होता है, इसका निर्माण भी केंद्रक में होता है, इसका निर्माण भी कहां होता है, केंद्रक में होता है। यानी डीएनए है, उससे एक और आरएनए बनता है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, और इसका निर्माण कहां होता है, केंद्रक में होता है, डीएनए के अनुलेखन से। किससे, इसका निर्माण केंद्रक में होगा डीएनए से, और ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब ये आपने देखा, ये डीएनए है, इस डीएनए से एक आरएनए बना है, इसका नाम हो गया लघु केंद्रकीय आरएनए, लघु केंद्रकीय आरएनए। ये कहां बना, ये केंद्रक में बना। कहां बना, केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर लघु केंद्रकीय आरएनए बना। लघु केंद्रकीय मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ये बन गया कहां पर, ये बन गया केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक में। अब ये प्रोटीन के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है, प्रोटीन के साथ मिलता है। ये आरएनए किसके साथ मिला, ये प्रोटीन के साथ मिला, और एक बनाया स्मॉलर न्यूक्लियर, क्या बनाया, स्मॉलर न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। यानी इसने क्या बनाया है, स्मॉलर न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनाया। इसने क्या बनाया, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए है, ये किसके साथ मिला, ये प्रोटीन के साथ। ये स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए किसके साथ मिला, प्रोटीन के साथ, और बना दिया SNRNP, यानी ए की जगह आ गया P, यानी ये स्मॉलर न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बना है। इसको कहते हैं लघु केंद्रकीय राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बना है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बना। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ,
कि अपन ने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो SNRNA है उसको कहते हैं लघु केंद्रकीय RNA। ये ध्यान से समझना बच्चों, SNRNA को कहते हैं लघु केंद्रकीय RNA। लघु केंद्रकीय RNA कहां पाया जाता है? केंद्रक में। कौन से किसके केंद्रक में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में होता है। या ये किसके अनुलेखन से बना है? DNA के अनुलेखन से बना है लघु केंद्रकीय RNA। फिर ये लघु केंद्रकीय RNA प्रोटीन के साथ मिलता है और बनाता है स्नर्प, और बनाता है स्नर्प। इसको अपन स्नर्प के नाम से भी जानते हैं। यानी ये क्या करता है? SNRNP बनाता है। SNRNP बराबर होगा SNRNA प्लस प्रोटीन। इन दोनों चीजों के मिलने से जो संरचना बनती है उसको कहते हैं स्नर्प, या इसका नाम होता है स्प्लियोसोम। स्प्लियोसोम इसका नाम होता है स्प्लियोसोम। ये क्या करता है? ये जब HNRNA होता है, HNRNA है, जो HNRNA होता है उस HNRNA से mRNA बनता है, HNRNA से mRNA बनता है, उस समय ये क्या करता है? इंट्रॉन भाग को हटाता है। उस समय ये स्प्लियोसोम काम आता है, यानी इस तरफ काम आता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि SNRNA क्या है। तो SNRNA RNA का एक प्रकार है। आप बताओगे केंद्रक में जब DNA के अनुलेखन होता है तो उससे एक RNA और बनता है जिसका नाम होता है SNRNA। ये SNRNA प्रोटीन के साथ मिलता है और बनाता है SNRNP, यानी लघु केंद्रकीय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? ये SNRNA और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। ये दोनों क्या काम करते हैं? HNRNA से जब mRNA बनता है तो इंट्रॉन भाग को हटाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये पांचों RNA हो गए हैं। ये पांचों RNA आपको याद रखने हैं। इसमें से परिभाषा आती है स्नर्प क्या है या स्प्लियोसोम क्या है। दूसरा सवाल आता है SNRNP किसके मिलने से बना होता है? SNRNP बना होता है SNRNA और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। इसका काम क्या है? इंट्रॉन भाग को हटा के अलग करना। ये अपने को ध्यान रखना है। ये कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं? ये RNA यूकैरियोटिक कोशिका में, ये RNA यूकैरियोटिक कोशिका में, और ये कॉमन होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब RNA संसार है उसको अपन खत्म कर रहे हैं। RNA संसार के मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। RNA संसार पूरा हो चुका है। अब सवाल अपने इसमें बुक में जो दे रखा है वो सबसे पहले ये सवाल दे रखा है कि RNA प्रथम अनुवांशिक पदार्थ है। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ है। सवाल है प्रथम अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? DNA होगा या RNA होगा? तो आपको बताना है कि RNA प्रथम अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब ये प्रथम अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके संबंध में कुछ प्रमाण है कि RNA है, उस RNA की विशेषता ये है कि ये जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। यानी एक RNA ऐसा होता है जो एंजाइम की तरह काम करता है। RNA एंजाइम की तरह काम करता है, यानी ये जैविक उत्प्रेरक है। एक एंजाइम है जिसका नाम होता है राइबोजाइम। एकमात्र एंजाइम है राइबोजाइम जो कि RNA का बना होता है। बाकी सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो सबसे पहले तो आपको बताना है एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात ये जैविक उत्प्रेरक होने का ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित भी करते हैं। RNA की विशेषता होती है ये रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता आपको बतानी है कि ये अस्थिर होते हैं। ये अस्थिर होते हैं यानी इनमें परिवर्तन काफी जल्दी होते हैं। इनमें उत्परिवर्तन तीव्र गति से होता है। उत्परिवर्तन काफी तीव्र गति से होता है। DNA के कंपैरिजन में इनमें उत्परिवर्तन काफी तीव्र गति से होता है।
ये एक रज्जुकी होते हैं। कैसे होते हैं? एक रज्जुकी होते हैं, जिसके कारण ये अस्थायी होते हैं। जबकि डीएनए कैसा होता है? द्विरज्जुकी होता है। इनका मेन काम अब ये हो गया है कि स्थानांतरण में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करेंगे? ये स्थानांतरण में सहायता करते हैं और उपापचयी क्रियाओं में सहायता करते हैं। इनका मेन काम है, ये उपापचयी क्रियाओं में सहायक है, स्थानांतरण क्रियाओं में सहायक है, ये कोशिका के केंद्रक में बनते हैं और कोशिका दरों में आते हैं, और ये सहसंबंधन में भी सहायक है। यानी एक कोशिका का दूसरी कोशिका से जो सहसंबंधन होता है उसको बताने में भी ये सहायक है। इसमें सवाल क्या बनता है? इसमें सवाल सबसे पहले अगर किताब में से सवाल पूछा जाएगा तो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ है, उसमें ऑप्शन होता है डीएनए, दूसरा ऑप्शन होता है आरएनए, तीसरा ऑप्शन होता है प्रोटीन। आपको सेलेक्ट करना है तो आप आरएनए बताओगे। विकास के अनुसार सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ आरएनए। दूसरा सवाल है कि स्थायी अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो स्थायी अनुवांशिक पदार्थ में आपका उत्तर होगा डीएनए। क्या होगा? फिर पूछा जाता है जैविक उत्प्रेरक या उपापचयी क्रियाओं में, जैविक उत्प्रेरक या उपापचयी क्रियाओं में कौन काम आता है? उपापचयी क्रियाओं में आरएनए काम आता है। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है राइबोजाइम एंजाइम। ये किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है और रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। आरएनए अस्थिर होता है, इसमें उत्परिवर्तन काफी तीव्र होते हैं और ये पूरे के पूरे क्या है? अनुवांशिक संगठन को बदल देते हैं। ठीक है, यानी पूरा जीनोमिक्स है, जिस जीनोमिक यानी अपन कहते हैं कि जीनोम का अध्ययन, जो जीनो है, जो जीनों का अध्ययन किया जाता है, जीनों के अनुक्रमण का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीनों के अनुक्रमण का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं जीनोमिक्स। ये जीनोमिक्स को परिवर्तित कर देता है, आरएनए जीनोमिक्स में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? पूरा का पूरा नया जंतु बन जाता है। फिर अपन कहते हैं आरएनए एक रज्जुकी होता है और उपापचयी क्रिया, स्थानांतरण और सहसंबंध में ये सहायक होता है। इसलिए अपन कह रहे हैं ये आरएनए संसार है, काफी बड़ा है। आरएनए कंप्लीट हो गया है। आरएनए के मैंने 3-4 वीडियो डाल दिए हैं, आप वीडियो देखें और पूरा आरएनए याद करें। हाँ तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार। इसमें आज अपन टॉपिक लेके आए हैं वंशागति के आणविक आधार के अंदर डीएनए प्रतिकृतिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब आप जानते हैं फोटोकॉपी होना। एक डीएनए है, कुछ टाइम के बाद 2 डीएनए हो गया। आप कहते हो ये क्या है? ये एक्चुअल में प्रतिकृतिकरण है। प्रतिकृतिकरण को अपन कहते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस। जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है वही क्या है? फोटोकॉपी होना। एक डीएनए था 2 हो गया, 2 डीएनए था 4 हो गया कुछ ही समय के अंदर, 4 डीएनए था 8 हो गया। तो ये क्या है? ये संख्या बढ़ रही है डीएनए की। ये संख्या बढ़ रही है तो इसकी घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण। 1 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या है? फिर 8 के बाद कितना होगा? 16। तो ये संख्या बढ़ेगी। क्या होगी? संख्या बढ़ेगी। इस घटना को क्या कहेंगे? डीएनए प्रतिकृतिकरण। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें ये डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं? इसमें ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 रज्जुक होते हैं डीएनए के। दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? खुल जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? खुल जाते हैं इस तरह से। और फिर उनके ऊपर इनको कहा जाता है पैतृक स्ट्रैंड। इनको कहा जाता है पैतृक स्ट्रैंड, यानी पैतृक रज्जुक। ये पैतृक रज्जुक है। अब इनके ऊपर नया क्या बनता है? नया आरएनए, नया डीएनए संश्लेषित होता है। इसको कहा जाता है संतति डीएनए। तो एक डीएनए का स्ट्रैंड तो पुराना ही रहता है और एक डीएनए का स्ट्रैंड आप देख रहे हो नया बनता है। मैंने क्या बनाया? एक आसमानी पेन से बनाया, एक काले पेन से बनाया। फिर उसके बाद आप देखोगे ये एक
ये दूसरा, ये 2 डीएनए बन गए। कितने बन गए? 2 डीएनए बन गए। तो अपन ने कहा कि ये डीएनए था, स्ट्रैंड अलग हुए और उसके ऊपर नया स्ट्रैंड संश्लेषित हुआ और फिर ये अलग हो गए टूटकर, और एक से कितने बन गए? 2। एक तो अपने पैतृक है और एक नया है। आसमानी पेन वाला आपको दिख रहा है पैतृक है और काले पेन वाला आपको दिख रहा है कि नया स्ट्रैंड है। तो एक रज्जु तो पुराना ही रहता है और एक रज्जु नया बनता है। इसको कहा जाता है अर्धसरक्षी विधि। अर्धसरक्षी विधि, ये परीक्षा में सवाल आता है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी विधि से होता है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी विधि से होता है? 1 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है अर्धसरक्षी विधि से। इसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इट मीन आधा डीएनए पैतृक, आधा नया बना। अर्ध मतलब होता है आधा, सरक्षी मतलब सुरक्षित रहना। आधे के आधा सुरक्षित रहता है और उसके ऊपर नया बनता है, तो ये कहलाती है अर्धसरक्षी विधि। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा अर्धसरक्षी विधि क्या है? अर्धसरक्षी विधि का मतलब है आधा डीएनए तो अपना पैतृक रहेगा और आधा डीएनए उसके ऊपर नया बनेगा। जो पैतृक होगा वो तो वैसा का वैसा रहेगा और उसके ऊपर अनुपूरक नया डीएनए बनेगा, उसको कहेंगे संतति डीएनए। अब इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था मैथ्यू स्टॉल और दूसरा था मेल्सन। मेल्सन और स्टॉल नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या है, उन्होंने आपको बताना है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण है, उसकी विधि बताई। तो ये डीएनए की जो अर्धसरक्षी विधि है उसको अभी अपन सिद्ध कर देंगे। 2 वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिकों ने क्या है, एक का नाम था फ्रैंकलिन स्टॉल और दूसरे का था मैथ्यू मेसेल्सन। इन 2 वैज्ञानिकों ने ये अर्धसरक्षी विधि है उसको रेडियो एक्टिव विधि से सिद्ध किया था। अपन भी क्या करेंगे, वैज्ञानिकों का नाम आता है कि अर्धसरक्षी विधि से डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, ये किसने सिद्ध किया? तो फ्रैंकलिन स्टॉल और मैथ्यू मेसेल्सन ने ये सिद्ध किया था। तो अर्धसरक्षी विधि की परिभाषा ये है, आधा स्ट्रैंड वही रहता है और आधा स्ट्रैंड नया संश्लेषित होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। अब अपन ये विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्धसरक्षी विधि। अब अपन डीएनए की जो अर्धसरक्षी विधि है उसका अध्ययन करेंगे, अर्धसरक्षी विधि का। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग विधि है, एग्जाम में सवाल भी आते हैं कई बार। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, उसको दिया था फ्रैंकलिन स्टॉल और मैथ्यू मेल्सन ने। 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। वैज्ञानिकों के नाम याद रखने बच्चों, एक का नाम था फ्रैंकलिन स्टॉल और दूसरा था मैथ्यू मेसेल्सन। ये 2 वैज्ञानिक आपको गांठ बांध के याद रखने हैं। ठीक है, अब सवाल आता है किस तरह से क्या किया इन्होंने। आपको सबसे पहले समझना है, नाइट्रोजन होता है उसके 2 समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक का नाम होता है N15 और एक का नाम होता है N14। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, N15 भारी समस्थानिक है और N14 हल्का समस्थानिक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अपन भार के आधार पर अंतर करेंगे, चमक के आधार पर अंतर नहीं करेंगे। अपन सबसे पहले एक जीवाणु लेंगे, उस जीवाणु का नाम होगा ई कोलाई जीवाणु। जीवाणु का उपयोग करेंगे ई कोलाई जीवाणु। इस ई कोलाई जीवाणु को अपन एक संवर्धन माध्यम में संवर्धित करेंगे जिसमें अमोनियम क्लोराइड होगा। अमोनियम क्लोराइड N15 होगा, इसमें नाइट्रोजन का समस्थानिक।
ई कोलाई जीवाणु की कई पीढ़ियों का संवर्धन एक ऐसे माध्यम में करेंगे जिसमें अमोनियम क्लोराइड होगा। ये नाइट्रोजन डीएनए में मिश्रित हो जाएगा। ये नाइट्रोजन डीएनए में मिश्रित हो जाएगा। नाइट्रोजन शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक के अंदर ये नाइट्रोजन मिश्रित हो जाएगा और डीएनए है उसमें N15 मिक्स हो गया। कई पीढ़ियों तक अपन ने संवर्धन किया। ये नाइट्रोजन का स्रोत है अमोनियम क्लोराइड, तो ये नाइट्रोजन इसमें जाके मिश्रित हो गया और डीएनए है, उस डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो N15 हो गया। अब अपन ने क्या किया, इस डीएनए को पृथक्करण करने के लिए सोडियम क्लोराइड है उसमें डाला और ये डीएनए अपन ने पृथक कर लिया। डीएनए अपन ने पृथक कर लिया आणविक भार के आधार पर। सोडियम क्लोराइड ये क्या है, विशेष प्रकार का पदार्थ है, उसमें डालते ये डीएनए क्या हो गया, पृथक हो गया। अब अपन ने इस ई कोलाई जीवाणु है, इस ई कोलाई जीवाणु को अपन ने संवर्धन किया अमोनियम क्लोराइड के अंदर, लेकिन इस बार N14 समस्थानिक किया, उसमें संवर्धन किया। ये डीएनए है, इसमें N15 है, ये डीएनए है N15 है। अब अपन ने अमोनियम क्लोराइड में रखा है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड N14 है, नाइट्रोजन का समस्थानिक। अपन ने क्या देखा कि एक स्ट्रैंड तो क्या है, वही रहा N15 समस्थानिक वाला, और दूसरा स्ट्रैंड जो बना है वो N14 समस्थानिक वाला है। यानी ये N15 है और ये N14 है, ये N15 है, ये N14 है। अब अपन ने क्या किया, इसको सीजियम क्लोराइड जीवाणु के अंदर रखा, सीजियम क्लोराइड माध्यम के अंदर रखा और अपकेंद्रण द्वारा अपन ने इसका अध्ययन किया। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले तो जो भारी समस्थानिक है N15 नीचे आएगा, और फिर हल्का समस्थानिक है N14-15 वो बीच में आएगा, और N14-14 किस में आएगा, सबसे ऊपर आएगा। यानी भार के अनुसार ये क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। तो ये कौन सी पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी के अंदर सीजियम क्लोराइड कहां जमा हुआ, N15 नीचे। ये कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी के अंदर N14 और N15 मिश्रित है, यानी ये बीच में पड़ते हैं। अब ये 20 मिनट के अंदर क्या होता है, रिप्लिकेट होता है, और ई कोलाई जीवाणु 20 मिनट के अंदर द्विगुणित होता है और 1 से 2 हो जाता है। फिर उसके बाद अगले 20 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 तो इस तरह बनेंगे, और ये N14 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 और N15 N14 N15, यानी ये क्या है, हाइब्रिड। ये क्या है, हाइब्रिड, लेकिन ये प्योर क्या है, ये प्योर N14। क्योंकि अपन अभी किस माध्यम में रख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के N14 माध्यम में रख रहे हैं। तो नाइट्रोजन स्रोत क्या है, N14 है, तो नया जो बनेगा N14 वाला बनेगा। फिर उसके बाद ये हो गया 20 मिनट, ये 40 मिनट। अब क्या होगा इसके बाद में 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर कितने डीएनए अणु बनेंगे, 8। फिर उसके बाद 80 मिनट के अंदर कितने बनेंगे, 16। कितने बनेंगे। अब आपका काम है 8 के अंदर ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, ऐसे बनाने। तो मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले अर्धसंरक्षी विधि है। अर्धसंरक्षी विधि का मतलब आधा स्ट्रैंड वही रहता है और आधा स्ट्रैंड नया बनता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, उसका उपयोग किया था इन्होंने। सॉरी, रेडियो एक्टिव समस्थानिक नहीं है, सिर्फ समस्थानिक है, भारी और हल्का। N15 भारी समस्थानिक है, N14 हल्का समस्थानिक है। सबसे पहले जीवाणु ई कोलाई लिया और ई कोलाई को कई पीढ़ियों तक अमोनियम क्लोराइड के अंदर संवर्धित किया है, और डीएनए है उसमें N15 मिश्रित हो चुका अच्छी तरह। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड डाला और उसको पृथक कर लिया डीएनए को, ठीक है। फिर इस डीएनए को क्या किया है, डीएनए को अमोनियम क्लोराइड माध्यम में रखा है, और इस बार अमोनियम क्लोराइड कौन सा संवर्धन है, N14 माध्यम है उसमें रखा है।
सीजियम क्लोराइड द्वारा अपकेंद्रण द्वारा अपन डीएनए को अलग करके देख लेंगे कि कैसा डीएनए है। तो प्रथम बार हाइब्रिड डीएनए आया, आधा स्ट्रैंड वही आधा स्ट्रैंड नया। तो ये डीएनए की जो परत आई है वो बीच में आई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, ये कुछ परतें ऊपर की ओर आई है हल्के के कारण। तो ये कैसा आया है N14 N14। तो पहली जो ये पीढ़ी है वो आई है N15, दूसरी पीढ़ी आई है मिश्रित N14 N15, तीसरी पीढ़ी में आधे N14 15 वाले और आधे N14 N14 वाले। तो प्रत्येक 20 मिनट के अंदर ये अपनी संख्या क्या होता है, बढ़ाता है, दुगनी करता है। अब अपन इसको मैं एक डायग्राम बनाकर आपको और अच्छा समझाता हूं। तो अपन एक चित्र बना रहे हैं, उस चित्र को ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास लाल पेन नहीं तो और अच्छा बनता। N15 N15, सबसे पहले इसको ऐसे माध्यम में रखा है N14 वाले माध्यम के अंदर। N14 क्या है, अमोनियम क्लोराइड वाले माध्यम रखा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हुए, अलग हो गए। इसके ऊपर नया डीएनए बना है N14, इसके ऊपर नया डीएनए बना है N14। पुराना डीएनए वही रहा N15 N15। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो वही रहता है, पैतृक स्ट्रैंड। संतति स्ट्रैंड नया बनता है N15 N15 N14। हरा वाला N14 है, काले वाला N15 है। अब वापस स्ट्रैंड खुलेंगे। ये क्या है, N15 N15। इस काले वाले के ऊपर क्या बनेगा, ये हरा नया बनेगा। इस काले वाले के ऊपर क्या बनेगा, ये हरा वाला नया बनेगा। इस हरे वाले के ऊपर क्या बनेगा, नया हरा। इस हरे वाले के ऊपर क्या बनेगा, नया हरा। ये क्या है, N15 N14 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 N15 N14। अब अपन ने क्या किया है, वापस रखा। क्या किया, वही अमोनियम क्लोराइड माध्यम में काले वाले से काला वाला बन गया। ये काला वाला काला, इस काले के ऊपर क्या हुआ, हरा बना। काले के ऊपर क्या बना, हरा। इस काले वाले के ऊपर क्या बना, नया हरा। इस हरे के ऊपर 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 नया हरा। 4 थे, 8 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या होगा, N15 N14। ये क्या होगा, N15 N14। बाकी सब N14 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 N14। इस तरह से ये लगातार होता रहा। तो ये बन गया 8। फिर इससे बनेंगे 16। क्या बनेंगे, इस काले वाले को अपन अलग करेंगे। काले वाले को अलग किया, इस काले वाले को अलग किया। इस काले के ऊपर बनाएंगे नया हरा, बना दिया। इस हरे के ऊपर नया हरा। 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 इस हरे के ऊपर
नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस हरे के ऊपर नया हरा, इस काले के ऊपर नया हरा। 16 है नहीं गिनते हैं, 1 2 3 4 गिनती लगा, 1 आसमानी से लगाता है आपको दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बने मेरे प्यारे बच्चों। आपको कहे तो आपको क्या करना है, बिंदी लगा लगा के नए बनाने, ताकि आप बराबर संख्या में बना सके। इसको कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। अब आपको क्या करना है, इसको पृथक करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड है, उसमें डाल देनी है। सीजियम क्लोराइड माध्यम के अंदर इस डीएनए को डालोगे, ये डीएनए डाल दिया। फिर इसको अपकेंद्रण विधि से हराओगे, घुमाओगे। अपकेंद्रण विधि से क्या होता है, वो अपने अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। भारी डीएनए नीचे, मध्यम डीएनए उससे ऊपर और हल्का डीएनए सबसे ऊपर। ये होगा N14 वाला, ये N14 N15 वाला और ये N15 वाला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो अर्ध संरक्षी विधि से। ठीक है बच्चों।